Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bioexplainer। तो स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन बताया और लास्ट मैंने थोड़ा सा बताया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन वो अलग होता है, काम तो वही होता है। अब पहले एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम रेस्पिरेशन में क्या पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को आप क्या करेंगे, आप ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे और इनमें से आपको रिलीज करना है या फिर आपको गेन करना है एनर्जी। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को रिलीज करना या फिर एनर्जी को ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है। तो हमारे अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग होता है, और अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो उनके अंदर डिफ्यूजन होता है। सिंपल क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये तो आपका फिजिकल प्रोसेस हो गया, तो ब्रीदिंग हो गया या फिर डिफ्यूजन हो गया, ये फिजिकल प्रोसेस है। बट केमिकल के बारे में बात करें, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आज हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो देखेंगे ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटीपी को समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल लेवल पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर वो होता क्या है और किस तरह से बना होता है, एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें होती है। तो आज की वीडियो जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, तो सारी चीज़ें आई थिंक आपके सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज मैं आपको बता दूं रेस्पिरेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में मैंने कल बताया था, तो आज हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेस्पिरेशन जो आपका इसमें दिया हुआ है एक्चुअली वो सेलुलर रेस्पिरेशन दिया हुआ है, मीनिंग से सेल के अंदर किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक होता है, तो वो सेलुलर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को दिया है। इसमें फिजिकल के बारे में कोई बात नहीं की गई है। आपके बुक में, जो आपके एनसीईआरटी बुक है, स्टार्टिंग में उसने जो दिया हुआ है उसने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया हुआ है। एक्चुअली वो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो उसमें इसने क्या दिया कि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होंगे। हमें ये नहीं कहना कि सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप के होंगे, हमारे लिए रेस्पिरेशन है भाई, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमें उसी को फॉलो करना, हमें अलग से चीजें नहीं पढ़नी है। ओके ओके, रेस्पिरेशन आपका एक तो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एक होते हैं जिनको कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो जिनको कम एनर्जी की जरूरत होती है उनमें मशीनरी की कमी होती है, क्योंकि उनको कम एनर्जी चाहिए, आसानी से उनको मिल जाती है, उनको किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखा जाए जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इस टाइप के जब उनको मशीनरी नहीं चाहिए तो उनको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनके जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। अब देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन दो जगहों पे देखा जाता है। एक तो आपकी बुक में एग्जांपल दिया उसने, ईस्ट का एग्जांपल दिया है, उसने एग्जांपल दिया है ईस्ट का, और एक एग्जांपल उसने दिया है मसल सेल्स का, जो हमेशा नहीं, मसल सेल्स में भी आपका हमेशा रेस्पिरेशन एनारोबिक नहीं होता, बट कुछ कंडीशन में, जैसे आप बहुत ही ज्यादा फ्राइट के मूड में या फिर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपकी मसल्स जो होती हैं वो उनमें बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है। इस चीज को आप नोट कर ले, मींस वी कैन परफॉर्म बोथ टाइप, और वी आर परफॉर्मिंग बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अभी मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जनरली ईस्ट में देखने को मिलते हैं। अब ईस्ट में जो ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ग्लूकोज को ब्रेक करने का। तो जो उसमें ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस होता है,
ईस्ट में, वो थोड़ा सा अलग होगा, मसल सेल्स में थोड़ा सा अलग होगा। ओके उसी तरह से हम बात करेंगे जब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि इसमें मशीनरी चाहिए और उस मशीनरी के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो मशीनरी काम नहीं करेगा। जब वो मशीनरी काम नहीं करेगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एनर्जी ज़्यादा किसको चाहिए? ऑफ कोर्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली ह्यूमन में हमारे अंदर, तो या फिर आप प्लांट में देख लें तो जितने भी प्लांट और एनिमल कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, इवन कि आपका अमीबा भी होता है उसमें से, तो उनके अंदर भी क्या देखने को मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपने रेस्पिरेशन को डिफाइन किया था, तो इसमें ये नहीं कहेंगे फिजियोकेमिकल, आप सिर्फ कहेंगे कि दिस इज अ प्रोसेस, this is a respiration which is taken place in the absence of oxygen or in the presence of oxygen। तो respiration जो होता है ना, that respiration is actually taken with the presence of oxygen or absence of oxygen। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जनरली मैं लिख सकता हूँ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, इन सब के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, ईस्ट, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब क्यों बैक्टीरिया के अंदर नहीं हो रहा? देखो ऑक्सीजन को यूटिलाइज, वो मशीनरी, मैं मशीनरी बार बार मशीनरी के बारे में कह रहा हूँ, वो एक्चुअली कोई मशीन नहीं है बल्कि वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सेल है, सारी चीजें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके अंदर इस तरह से पाया जा रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा तो ऑक्सीजन, ये वो मशीनरी है जहां पे ऑक्सीजन यूज होगा, और ऑक्सीजन यूज होगा तो ग्लूकोज को ब्रेक करेगा। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जा रही है, देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो मतलब मशीन नहीं है। तो ऑक्सीजन अगर उसकी बॉडी के अंदर जाएगा भी तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे उसके यूटिलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो मतलब कि आपको वो ग्लूकोज को पूरा ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ग्लूकोज को पूरा ब्रेक किया जा रहा है, और ऑक्सीजन कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, और कंप्लीट ग्लूकोज को ब्रेक कर रही है। यहाँ पे ग्लूकोज पूरा ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन जा तो रही है अंदर, बट वो यूज नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मशीनरी नहीं है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जनरली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, चाहे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया, दे कैन नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कैन नॉट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसीलिए उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन में डाल देते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आप उनको एक एक करके आप नोट कर सकते हैं कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अमाउंट का डिफरेंस होता है, जो एनर्जी अमाउंट का डिफरेंस होता है, कहाँ पे हो रहा है वो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली कई स्टेप में होता है। आपके इसमें तो नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऐसे अचानक से नहीं हो जाता, वो सीक्वेंस वाइज होता है। बहुत एक स्लो रिएक्शन है, हमारे लिए वो फास्ट रिएक्शन हो सकता है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी में जो होता है ना, ये एक ऑर्डर में होने वाला रिएक्शन है, अचानक से नहीं होता। जैसे इनमें क्या होता है कि इनमें होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फॉस्फोडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। मीन्स अगर हम ग्लूकोज को C6H12O6 इसको कंप्लीट ब्रेक करेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 6CO2 + 6
H2O और आपकी एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये अगर आप इसमें ब्रेक करना चाहते हैं 6CO2 + 6H2O में, उसके लिए आपको सारे स्टेप से होके जाना पड़ेगा। और सारा स्टेप कहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि देखो ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सारे रिएक्शन कहाँ पे होने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले हैं। अगर जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उनके अंदर क्रेब्स साइकिल वाला रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सारे के सारे रिएक्शन नहीं होंगे। तो सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। तो अगर देखा जाए जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनके अंदर सिर्फ क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कॉमन होता है, दोनों में पाया जाता है। और ये साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, क्योंकि जैसे एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो रिएक्शन इसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। आपको मालूम होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, जब सेल के बारे में आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म होते क्या है। तो साइटोप्लाज्म ये वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गया यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, या फिर मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका की एक सेल है, सेल के अंदर सारे रिएक्शन हो रहे हैं। आपका जो रिएक्शन ग्लूकोज यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया गया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो ब्रेक ग्लूकोज है वो कहाँ पे चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसको कंप्लीट ब्रेक करेंगे, मींस कौन कौन से स्टेप से, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फर्स्ट टाइम जो इसको ब्रेक किया गया, ग्लूकोज को ब्रेक किया गया, वो कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक कर दिया गया पहली बार। बट वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं था, वो बड़ा ही सिंपल टाइप का ब्रेकडाउन था, ओके। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो इसी टाइम पे हम तुरंत ये भी समझ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि पहली बार जब आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो उसे कंप्लीट आप ब्रेक नहीं करते। तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, आपको मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। उस ग्लूकोज को आप ब्रेक कर रहे हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जो कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसको आप ब्रेक कर रहे हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में आप ब्रेक कर रहे हैं, जिसका नाम है पायरुवेट। पायरुवेट या फिर आप इसे पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसे समझना चाहे तो इसे पायरुविक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं, ओके। तो ग्लूकोज को पहले किस में ब्रेक किया गया, पायरुवेट में ब्रेक किया गया, पायरुविक एसिड में ब्रेक किया गया। और अगर जब पायरुविक एसिड में ब्रेक किया गया तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ग्लाइकोलिसिस। तो आप कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुवेट। तो पायरुवेट में जब हमने उसको ब्रेक किया उसे हमने क्या कहा, ग्लाइकोलिसिस का। अब उसके बाद जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर ये सारे रिएक्शन होंगे, और जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उनके अंदर मतलब सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हुआ। और फिर इसको पायरुवेट को मतलब फिर पायरुवेट का आगे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ओके। पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो फर्दर ब्रेकडाउन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल और इन सारी चीजों से होकर उसको जाना पड़ता है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ईस्ट में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पहले ग्लूकोज फिर पायरुविक एसिड से ये चेंज हो गया किसमें, C2H5OH। ये इसमें चेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये सारे रिएक्शन नहीं हो रहे। तो ये पायरुविक एसिड में गया, पायरुविक एसिड से ये किस में चेंज हो गया, एथिल अल्कोहल में चेंज हो गया, ओके। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल में चेंज हो गया, प्लस CO2। आप इसके रिएक्शन को कंप्लीट कर ले मींस अगर देखना चाहे तो ग्लूकोज से पायरुवेट से ये आपका क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल होते हैं पायरुवेट के। तो इस तरह से आपका मींस अगर आप देखेंगे ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से क्या बना, एथिल अल्कोहल प्लस CO2। ये आपका रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से देख लें। एक तो हो गया ईस्ट के बारे में।
अब इसी को हम फिर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मसल सेल्स के को समझने की कोशिश करते हैं। मसल सेल्स में ये क्या होता है, कैसे होता है। तो मसल सेल्स में जो होता है वो ग्लूकोज जो होता है पहले पायरुविक एसिड में चेंज होगा या पायरुवेट में चेंज होगा, दैट इज कॉमन, सब में होना है, चाहे एरोबिक हो, एनारोबिक हो, चाहे ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो, मसल सेल्स हो या हमारी बॉडी, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हो सबके अंदर ये रिएक्शन आपका होना है। कौन सा, ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस, कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है पहले उसे ग्लाइकोलिसिस से होके जाना पड़ेगा, पहले उसे साइटोप्लाज्म में ब्रेक होना पड़ेगा। मींस इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से ये जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल में चेंज हो गया, वहां पे ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड में ये चेंज हो जाते हैं। इस चीज को आप वहां पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई है। फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इसका C3H6O3 और ये हो जाएगा 2। तो आप इनका लिख सकते हैं कि ये ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड C3H6O3 में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होने को क्या कहते हैं, आप ये समझ रहे हैं। उसके आगे का प्रोसेस ये अलग टाइप का, या फिर पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल का बनना, इसको फर्मेंटेशन, ये सारी चीजें भी आप इनको आगे पढ़ेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम यहीं तक ही समझते हैं। ओके, और अब किस तरह से रेस्पिरेशन जो होता है, किस तरह से ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, उसको हम समझते हैं। मैं अगर ये चीजें समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वापस करके उसे देख ले, इसको कंटिन्यू रखें। ओके।